कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सही मैम। ओके। बढ़िया। सॉरी, कुछ बोल रहे हैं क्या आप लोग? ठीक है मैम। चलिए, बढ़िया है। आज हमारे बीच हमारे सर क्लास लेंगे, क्योंकि आज सर के पास थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने खुद बोला कि अगर क्लास लेना हो तो बताना। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले से नहीं इन्फॉर्म कर की, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई तो बोल रही कि क्लास आजकल नहीं ले रही। मैंने बोला ले रही हूँ, तो आज मेरे पास टाइम है, अगर होगा तो बताना। ठीक है, तो चलिए आज हम सर को फिर से इनवाइट करते हैं कि सर आए आप लोग के बीच और फिर से आज कुछ नई चीजें सिखाए, जो हमें भी सीखने को मिले और आप लोगों को भी मिले। ठीक है, तो नमस्ते सर। सर आप ऐड हैं क्लास में? जी जी, क्लास में ऐड है। ओके आवाज सर। आ रही है? अ, हाँ आवाज नमस्कार आ रही सर। हाँ आ रही है। है? तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हार्मोन, मतलब कि पिट्यूटरी से हार्मोन निकलता है और फीमेल पे क्या काम करता है, फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन्स पे क्या काम करता है, मेनली ये पढ़ा था। लेकिन आज उससे थोड़ा सा आगे चलते हुए हम थोड़ा देखते हैं कि हार्मोन और कहाँ कहाँ पे काम करता है और कैसे कैसे, और मतलब कि और कौन से ऑर्गन हैं जिससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है और क्या क्या हम उसका कैसे हम पहचान सकते हैं कि इसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले तो हार्मोन से रिलेटेड पहला ही है कि डायबिटीज से शुरू करते हैं। तो डायबिटीज आप सबको मालूम है कि आजकल बहुत ही कॉमन है। तो डायबिटीज में सबसे पहले तो आप जानते हैं कि डायबिटीज की प्रॉब्लम हमारी ज़्यादातर पेनक्रिया के कारण होता है, जो कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। उसमें एक हार्मोन तो उसमें 4 होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और पैनक्रियाटिक पेप्टाइड्स एंड एक मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो जो मेनली हमारा जो डायबिटीज में काम करता है वो है आपका इंसुलिन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन 2 हार्मोन हैं जो कि काम करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन का काम क्या होता है कि इंसुलिन हमारे ग्लूकोज को कंट्रोल करता है और ग्लूकागॉन भी हमारे इंसुलिन को कंट्रोल करता है। जब हम खाना खाते हैं तो ब्लड में हमारा शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो उसी तरीके से इंसुलिन निकलता है और वो उसको कंट्रोल करता है। इसी तरीके से ग्लूकागॉन क्या करता है, जब शुगर का लेवल कम हो जाता है तो जस्ट उसके अपोजिट काम करता है। तो उसके अपोजिट कैसे काम करेगा कि अगर शुगर का लेवल कम हो गया है तो ग्लूकागॉन निकलेगा पैनक्रिया से ही। एक अल्फा सेल होता है और एक बीटा सेल होता है। तो बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन और अल्फा सेल से निकलता है हमारा ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन हमारा शुगर डिक्रीज करने का काम करता है और ग्लूकागॉन हमारे शुगर बढ़ाने का काम करता है। तो अगर हमने खाना खाया है, शुगर बढ़ रहा है, तो इंसुलिन वर्क करेगा। और अगर जस्ट इसका अपोजिट ग्लूकागॉन है, अगर शुगर डिक्रीज हो रहा है तो ग्लूकागॉन पैनक्रिया से निकलेगा और आगे काम करेगा। तो अब हम पहचानेंगे कैसे कि डायबिटीज के लक्षण क्या क्या हैं। आपको तो सब मालूम है कि ज़्यादातर ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है डायबिटीज, जो हमारे फैमिली दर फैमिली चली आती है। कभी माँ को होती है, कभी पिताजी को होती है, कभी दादा को होती है, तो उनके बच्चों को नहीं होती, लेकिन उनके पोता पोती में निकल जाता है। तो इसी तरीके से हम पहले पता करेंगे कि ये एक तरीके से जानना है कि आपके पास कई ब्लड रिपोर्ट भी आते हैं तो उसमें मालूम चलता है। तो सबसे पहले तो डायबिटीज को कैसे पहचानेंगे? शुगर बढ़ जाना डायबिटीज कहलाता है। तो शुगर कैसे बढ़ता है? शुगर तो बढ़ता है खाना खाने से, या फिर आपने चीनी ज़्यादा इंटेक कर लिया इसकी वजह से। तो आपको शुगर को कैसे नापना है? अगर अगर ब्लड रिपोर्ट आपके पास है तो कैसे नापेंगे? 3 तरीके का होता है ब्लड शुगर नापने का। एक होता है आपका फास्टिंग ब्लड शुगर, जो कि आप सुबह-सुबह खाली पेट ओवरनाइट फास्टिंग करते हैं उसके बाद का। दूसरा होता है आपका पोस्ट पैरानाइडल, यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर। वो भी ओवरनाइट फास्टिंग के बाद फास्टिंग का ब्लड शुगर, और 2 उसके बाद खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद पोस्ट पैरानाइडल चलता है। और एक होता है रैंडम।
रैंडम हम कभी भी ले सकते हैं, चाहे खाना खाने के बाद, चाहे खाना खाने के बाद खाना भी नहीं खाए हैं तब भी ले सकते हैं, चाय बिस्कुट खाया है तभी ले सकते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि इसको शुगर है और नहीं है? तो शुगर, हमारा जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 100 से नीचे होगा, तब हम कहेंगे कि ये नॉर्मल है। अगर इससे ऊपर जा रहा है तो पता कर सकते हैं कि अगर इस 100 से ऊपर है, अगर फास्टिंग ओवरनाइट फास्टिंग है 8 घंटे की, उसके बाद होता है, तो अगर आप 100 से ऊपर होगा तो समझ लीजिए कि वो उसको शुगर की बीमारी है। दूसरा हो सकता है, ये नहीं है कि होगा ही। और दूसरा है कि अ, एक मिनट रुक जाइए। तो हाँ, थोड़ा सा मैं भूल गया। अभी क्या बोल रहा था मैं? तो एक मैसेज आ गया था, उसी को पढ़ने लग गया था। फास्टिंग बता रहे थे हाँ, और फास्टिंग का शुगर हो गया। और पोस्ट फिर आपका आता है पोस्ट पेरेंटल। पोस्ट पेरेंटल कोई बता सकता है? किसी को मालूम है कि क्या मतलब 2 घंटे बाद कितना शुगर होना चाहिए? किसी को मालूम है? अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आपका 140 से नीचे है तो समझ लीजिए कि वो नॉर्मल है। और वही अगर 200 के ऊपर है तो आप, हेलो, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए। 120 से लेकर के सर 140 के अंदर। एक रेंज होती है हर चीज में, इधर मेडिकल में रेंज होता है। कोई आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल सकते हैं कि वो इतना ही होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ 140 से नीचे तक का, 200 से 200 से 140 तक के बीच में। अगर इससे ऊपर है 140 से 200 के बीच में, अगर इससे ऊपर है तो शुगर है। और रैंडम आपका 200 से नीचे ही होना चाहिए, ये है। ठीक है। अब आप पता कैसे करेंगे कि आपको चीनी की बीमारी हो रही है? तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो आपको सबसे ज्यादा थकान होगी। आप खाना खा रहे हैं लेकिन आपको थकान हो रही है, पसीना निकल रहा है, और आपको मतलब कि समय, आपने अगर इसको डायग्नोसिस नहीं किया तो धीरे धीरे करके आपकी आंख की रोशनी भी धीरे धीरे करके इससे जाने लग जाएगी। तो एक तो ये हो गया मतलब कि जानने का तरीका कि कैसे कैसे आप पता कर सकते हैं। और किसी को कोई तरीका मालूम है कि इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है? सर पेशाब बहुत लगता है। पेशाब आपका पेशाब आपका जो 3 तरीके के डायबिटीज होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 एंड टाइप 1.5। तो मेनली आपका जो पेशाब जो लगता है वो आपका टाइप 1 में होता है। वो भी हार्मोन रिलेटेड होता है, जो आपको बताया गया था, वासोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो मेनली पेशाब उसकी वजह से लगता है। और अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है तो आपके यूरिन में, जब आप यूरिन करेंगे तो टॉयलेट में चींटियां लग जाती है, तो उससे भी आप पता कर सकते हैं कि शुगर लेवल बढ़ रहा है। ठीक है। सर तो ये तो हो झाग गया आ डायग्राम। रहा हो तब भी, जी टॉयलेट में झाग यदि आता है। हाँ, तो टॉयलेट में अगर झाग आ रहा है तो वो प्रोटीन के कारण होता है, मेनली प्रोटीन के कारण होता है, उसके कारण नहीं होता है डायबिटीज के कारण। सर बॉडी सर ठीक होती है और घाव नहीं भरता जल्दी। हाँ, और ये भी है कि अगर आपको, अगर कंट्रोल नहीं है चीनी, तब अगर कंट्रोल चीनी नहीं है और आपका मतलब कि 200 से पार रह रहा है, दवाई भी खा रहे हैं तो भी कोई कंट्रोल नहीं है, जो भी आपकी थेरेपी में है उसमें भी नहीं है, तो एक अगर घाव हो गया तो वो भरेगा नहीं जब तक आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। धीरे धीरे करके वो बढ़ता जाएगा, एक तरीके का अल्सर बनता जाएगा। ठीक है। और कुछ? सर सर चीटियाँ कितने की बात आती है? 180, 200? चीटियां देखिए, मेनली चीटी एक तरह का लेवल नहीं है कि इतने पे ही आएगा। जब आपके यूरिन में शुगर निकलना लग जाएगा तो चींटियां लगने लग जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है। कभी कभी कोई बाथरूम में भी चींटियां निकल जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तो आपको शुगर ही है। ठीक है ना। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आप इसको पता कर सकते हैं क्योंकि ये हेरिडिटरी होता है, यानी कि आपके पूर्वज से चलता आ रहा है, कि आपके माँ बाप को है, आपके दादा को था, तो उसको पता लगा सकते हैं। एक मेनली एक एज फैक्टर भी होता है। एक एज फैक्टर है कि अगर आपको 40 से ऊपर एज है तो आप नॉर्मली आप उसमें जा सकते हैं कि आपको डायबिटीज हो सकता है। ठीक है।
अच्छा सर और सर, ये एक बात है टॉयलेट सर, करने पर स्केनेटी यूरिन होगी ना, स्केंटी यूरिन ये होगी ना सर, कम हाँ, यूरिन रुक यूरिन रुक के आना। यूरिन स्कैंटी नहीं होता है, इसमें यूरिन स्कैंटी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूरिन की कमी आपको तभी होगा जब आपके में पानी की कमी होगी, ठीक है ना। वो भी मैंने टॉपिक आज रखा है, मैंने सोचा था सबसे आखिरी में यही बताएंगे आपको, डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। प्यास फिर आते प्यास हैं, ज्यादा लगती है। हाँ प्यास तो आपको ज्यादा लगेगी, प्यास तो ज्यादा लगती है क्योंकि आपका शुगर लेवल हाई होता है ब्लड में। तो शुगर लेवल हाई रहता है तो कंसंट्रेशन बढ़ गया होता है, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उसके कारण क्या होता है, आपको प्यास लगेगी। अब प्यास लगती है तो पेट में से पानी डाइजेस्ट होकर के उस ब्लड को जो गाढ़ा हो चुका है उसको कम करने के लिए वो आपको प्यास लगाएगा, थ्रस्ट सेंटर जो जगाता है। वैसे मेनली जो थ्रस्ट सेंटर है मैंने आपको बताया है, पानी से रिलेटेड जितना भी है वो आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, जो कि वासोप्रेसिन होता है, जो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, जो आपको उस दिन बताया था ना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस। तो वो आपका ओवरी पे काम कर रहा था, लेकिन आपका ये डायबिटीज वाला भी आपका जो मेन जो पानी से रिलेटेड है वो आपका पिट्यूटरी ही कंट्रोल करता है। इसमें पानी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तब। सर ये और सारे कुछ प्रॉब्लम पेनक्रिएटिस जूस जो होती है उसकी कम होने की वजह है ना सर। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि शुगर सिर्फ दो ही हार्मोन कंट्रोल करते हैं, एक है आपका इंसुलिन और एक है आपका ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन हमारा तब काम करता है जब खाना खाए होते हैं, क्योंकि जब आप खाना खा लेंगे तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, तो इंसुलिन का काम होता है कम करने का। और ग्लूकागॉन जो होता है, अगर आपने खाना नहीं खाया है, मान लीजिए आप 2-3 दिन से भूखे हैं, तो भाई अब शरीर को तो शुगर चाहिए, तो वो कहाँ से निकालेगा, तो ग्लूकागॉन निकालेगा, वो लीवर को देगा, लीवर को बोलेगा कि अब आप मतलब चीनी बनाइए। ये रहता है बस, और कुछ नहीं है। आपने पढ़ा सर भी होगा उसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसमें रेंज ग्लूकोलाइसिस, होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। जी सर उसमें रेंज होते हैं ना, कितने मात्रा शुगर ब्लड में होनी चाहिए, क्योंकि ब्लड में हाँ, तो शुगर तो होती है। मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि अगर आपका 100 से नीचे है फास्टिंग में तो समझ लीजिए कि आप नॉर्मल हैं, ठीक है ना। और अच्छा अगर आप, हाँ मैंने आपको पहले ही बताया है। और बाद में पोस्ट पेरेंटल है जो कि 140 से नीचे हो, मतलब कि 140 से 200 के बीच में होगा तो आपका पीपी है, पोस्ट पेरेंटल। और अगर 100, अच्छा ठीक, और आपका 100, अच्छा और आपका 140 से मतलब कि 140 से रैंडम में 140 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। अब हम दूसरे पे आते हैं, अब हम दूसरी चीज पे आते हैं, किडनी, ठीक है ना। किडनी भी हार्मोन निकालती है, एरिथ्रोपोइटिन है, ठीक है ना। तो अब मेनली हमारा किडनी पे, हम किडनी का बताते हैं कि अगर किडनी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपको, तो आपको क्या क्या सिम्टम दिखेंगे। तो आप मेनली जानते होंगे कि बीपी बढ़ता है, तो बीपी आपका एक तो हार्ट कंट्रोल करता है और एक आपका किडनी कंट्रोल करता है। तो मेनली हमारा अगर देखा जाए तो किडनी ही कंट्रोल करता है, ठीक ना। तो किडनी के कारण अगर आपके किडनी में कोई दिक्कत है, मैं अब किडनी पे हूँ, तो किडनी में अगर कोई दिक्कत है तो आपका सबसे पहले बीपी बढ़ेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जिससे आपका बीपी बढ़ेगा, जिससे आपको चक्कर आएंगे और आपको उल्टी भी हो सकती है या फिर आप बेहोश भी हो सकते हैं। और अगर ज्यादा बीपी बढ़ा होगा तो आप कोमा में भी जा सकते हैं, जिससे आपका हेमरेज हो जाएगा। हेमरेज हो जाएगा तो आप कोमा में चले जाएंगे। फिर आता है आपका, फिर दूसरा हम आते हैं पैथोलॉजी रिपोर्ट पे। अगर आपका पैथोलॉजी रिपोर्ट देखेंगे आप, अगर कोई आपके पास पैथोलॉजी रिपोर्ट लाता है तो देखिएगा अगर किडनी अगर फंक्शन नहीं कर रही है तो उसमें आपका हीमोग्लोबिन, जब आपका किडनी फेलियर की तरफ जाएगा तो आप देखिएगा कि हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा। हीमोग्लोबिन का लेवल कम क्यों होगा, क्योंकि उधर से एक हार्मोन निकलता है इरिथ्रोपोइटिन। तो इरिथ्रोपोइटिन आपका काम क्या करता है, जो कि बोन मैरो में जा करके उसको ब्लड बनाने के लिए बोलता है। फिर आता है आपका तीसरा, आप एक बाहर से भी ये चीज आप पता कर सकते हैं कि अगर आपका किडनी फेलियर में जा रहा है तो आप देखेंगे कि उसका पैर सूज जाता है, पैर सूजने लग जाएगा। तो और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन किडनी फेलियर का एक कारण ये भी है कि मतलब किडनी फेल मतलब जब होगा तो आपका पैर सूजने लग जाएगा। एक आपको बीपी बढ़ेगा, एक आपके खून की कमी होगी, और और अगर लैब रिपोर्ट में और देखेंगे तो मतलब कि यूरिया क्रिएटिनिन आपका बढ़ेगा।
जिसको हम केएफटी बोलते हैं, क्योंकि आजकल सब ज्यादातर लैब रिपोर्ट ही लेके आते हैं। तो आपका अगर केएफटी में कोई दिक्कत है तो उसको बोलते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट, और किडनी फंक्शन टेस्ट में आपको आपको मालूम चल जाएगा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिया ब्लड बढ़ा हुआ है, तो ये सब में आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। और आपका पैर सूजने लग जाएगा। पैर सूजने के और भी कारण हैं जो कि आप जैसे कि अगर आप बिहार साइड हो गए, और ये पैर सूजने का कारण कार्डियक मतलब कि दिल का कार्डियक फेलियर भी है, ठीक है ना। कार्डियक फेलियर में पूरा शरीर भी मतलब कि चेहरा भी फूल जाता है, प्लस आपके पैर भी फूल जाते हैं, इन सब में है। और हार्मोन रिलेटेड भी है, जिसमें आपका चेहरा, जैसे कि थायराइड बढ़ जाता है तो आपने देखा होगा कि चेहरा भी फूलने लग जाता है। तो ये सब कारण है। लेकिन अभी किडनी से बात करेंगे तो किडनी पे ही है कि आपका केएफटी डीरेंज हो जाएगा, मतलब कि अलग, मतलब कि वैल्यू अलग हो जाएगी, नॉर्मल से अलग हो जाएगी। ज्यादातर बढ़ता ही है, यूरिया बढ़ेगा, क्रिएटिनिन बढ़ेगा, ये सब। और आपका बीपी बढ़ेगा, और आपका ब्लड का ये होगा। और आप अगर मतलब कि गंगा साइड की तरफ, जैसे बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और आसाम हो गया, तो इन सब में तरफ से आपने देखा होगा कि एक फाइलेरिया भी होता है। तो फाइलेरिया आपको मालूम चल जाएगा कि पैर फूलना एक अलग तरीके का होता है। उसको आप दबाएंगे तो जैसे कि एक तरफ का पैर पैर फूलना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे ऊपर करके आएगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा। तो ये तरीका होता है फाइलेरिया का। तो अभी आप किडनी से रिलेटेड बस इतना ही है, ठीक है ना, कि आप कैसे इसको डायग्नोसिस करेंगे। फिर आता है आपका लंग से रिलेटेड। अगर आपको लंग में, अगर आपके लंग में कोई दिक्कत है तो आप कैसे पहचानेंगे। तो लंग में दिक्कत है तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आपका दो दो तरीके का सिस्टम होता है। एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। तो आप लंग जो होता है वो माउथ मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा नोज से लेकर के लंग तक, एल्वुलाई तक जाता है, जो कि हमारा गैस ट्रांसफ्यूजन करता है लंग। तो लंग में जो मेन जो लास्ट यूनिट होती है वो होती है एल्वुलाई। तो एल्वुलाई में ही गैसेस एक्सचेंज होता है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तब आपका मालूम चल जाएगा कि अ, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है तो आपके होठ नीले पड़ जाएंगे। देखा होगा अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है तो शुरू-शुरू में वो जब साँस लेने आता है, साँस लेता है तो उसके हाथ-पैर नीले पड़े होते हैं। अगर आप देखेंगे गौर से तो उनके हाथ-पैर नीले पड़े होते हैं। तो हाथ-पैर नीले पड़े होते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। हुँ। तो हाथ-पैर नीले पड़े होते हैं तो यानी कि वो साँस लेना शुरू करता है। तो धीरे-धीरे करके उसका कलर चेंज होता है तो वो पिंक कलर में आता है। तो हम अब डायग्नोसिस करेंगे लंग का। तो लंग में अगर कोई दिक्कत है, जैसे कि हो गया अस्थमा हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, सीओपीडी हो गया, तो कैसे? जैसे कि अगर आपको सबसे पहले तो अगर आप कोई बीमारी देख रहे हैं तो सबसे पहले उनसे पूछना चाहिए कि आपको क्या तकलीफ हो रही है। ये नहीं कि सर मतलब ये सीधे कि ये मेरा रिपोर्ट है आप देख कर के बताइए। सबसे पहले अगर आपके पास रिपोर्ट भी है तो सबसे पहले यही पूछिए कि आपको दिक्कत क्या हो रहा है। तो दिक्कत जो हो रहा है उसके हिसाब से, अगर आपको साँस लेने में दिक्कत है तो क्या मिलेगा? अगर आप स्टेथो यूज़ करते हैं तब क्या मिलेगा? तो अगर आपका मतलब कि आपने देखा होगा कि अगर आप छाती पे अगर स्टेथो लगाएँगे तो छाती में अगर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपको लंग से रिलेटेड कोई चीज़ अगर साउंड सुननी है, तो पीठ के पीछे से सुनेंगे। और अगर दिल की धड़कन सुननी है तो आगे की तरफ से। ये नहीं कि ये साँस लेने के लिए आगे से, वो भी सुन सकते हैं लेकिन दिल की धड़कन थोड़ा ज़्यादा सुनाई देता है। इसीलिए मेनली प्रेफ़र करते हैं लंग की आवाज़ सुनने के लिए पीछे से। तो अब क्या होता है कि हमारा गैसेस एक्सचेंज में दिक्कत होता है। तो गैसेस एक्सचेंज में दिक्कत है तो मान लीजिए कि अगर आपको साँस लेने में दिक्कत है तो मेनली आपका कलर चेंज होगा। तो आजकल जो मेन कारण है कि साँस लेने में दिक्कत है कि मेनली आजकल बहुत सारा चल रहा है कि टीबी। टीबी में आपका टीबी में धीरे-धीरे करके, जैसे कि आजकल कोविड चल रहा है, तो कोविड में क्या होता है कि जो एल्वेलाई होती है वो पूरी, हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया कि एल्वेलाई जो होती है वो हमारी कोलैप्स करने लग जाती है, तो उसमें एक सर्फेक्टेंट होता है, जो कि हमारे कोलैप्स होने से बचाता है, उससे गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है ना? अगर वो अगर पिचक जाएगी, पूरी बंद हो जाएगी, तो उधर से हमारा गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, तो उसको बचाने के लिए हमारे पास एक सर्फेक्टेंट होता है, तो वो हमारा उसके ऊपर लेयर बना लेता है, जिससे उसको पिचकने से बचाता है, तो उधर से गैसेस एक्सचेंज आसानी से होती है।
अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले अगर आप स्टेथो यूज करते हैं तो पीठ के पीछे लगाइएगा, तो आपको मालूम चलेगा कि सांस लेने में भी आवाज आ रही है। अगर आपको इतना नहीं मालूम है, लेकिन बता रहा हूँ मैं कि सांस लेने में भी आवाज आ रही है और सांस छोड़ने में भी आवाज आ रही है। तो मेनली सांस छोड़ने में आवाज को व्हीज बोलते हैं और लेने में आवाज आ रही है तो उसको रोंकाई बोलते हैं। ठीक है ना? तो अगर आपको ऐसे है, जैसे कि आपने सुन देखा होगा कि एक्सरे भी कई सारी देखी होंगी। अगर एक्सरे देख रहे हैं तो एक्सरे में देखेंगे कि कहीं-कहीं पे एकदम सफेद-सफेद से पैच आ रहे हैं, जैसे कि कोविड में आते थे, आपका इसमें आता है, निमोनिया में आता है। तो ये सब में अब आपको साँस लेने में दिक्कत है तो आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो नॉर्मल रेट समझ लीजिए। नॉर्मल रेट एक ऐज के हिसाब से होता है। अगर एक बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होता है तो 0 से लेके 2 साल 1 साल तक के बच्चे में आपका 60 तक के 60 से नीचे तक का रेस्पिरेटरी रेट होता है। ठीक है ना? और आपका मतलब कि 1 से लेकर के 6 साल तक के बच्चे में 40 तक होता है। लेस मतलब कि 40 तक होता है। लेस देन 40 होता है। और अगर उससे नीचे आते हैं, अगर आप उससे बड़े हो जाते हैं 6 साल से, तो धीरे-धीरे करके कम होते-होते 16 हो जाता है, जो कि हम बोलते हैं कि नॉर्मल रेट 16 से 20 है। ठीक है ना? नॉर्मल रेट ये है। तो आप पहचानेंगे कैसे? अब ऐज के रिलेटेड से आप पहचानेंगे कि अगर बच्चे का साँस लेने की तकलीफ इतनी इससे ऊपर हो रही है, गिनेंगे आप, तो अपने आप आपको मालूम चल जाएगा कि ये साँस लेने में दिक्कत है। निमोनिया जिसको आप जानते थे कि कोविड में बोलते थे कि ये निमोनिया का है। तो निमोनिया भी मेनली आप रेस्पिरेटरी रेट से ही पता करते हैं कि इसको ये हो सकता है कि निमोनिया है। ठीक है ना? फिर आप एक्स-रे करके देखते हैं तो एक्स-रे में भी मैंने बताया कि उसमें सफ़ेद-सफ़ेद कलर के पैच दिखाई देंगे। वो मेनली टीबी से भी होता है। टीबी से भी आपका क्या होता है कि धीरे-धीरे करके टीबी से भी रिलेटेड होता है तो उसमें भी पैचेस बनते हैं। फिर उसमें स्मॉल-स्मॉल डॉट होते हैं, वो अलग तरीके का टीबी होता है। ठीक है ना? फिर आते हैं आपका साँस लेने में दिक्कत है, तो साँस लेने में दिक्कत है तो आपके क्या होंगे कि आपके सब जैसे कि पेरिफेरी है, तो उसमें ब्लड ऑक्सीजन मतलब कि सही से जाएगा नहीं, तो धीरे-धीरे करके नीला पड़ने लग जाएगा। फिर है आपका आपका मैंने मतलब कि स्टेथो से बता दिया कि आप कैसे चेक करेंगे साँस लेने में, छोड़ने में भी दिक्कत है या फिर साँस लेने में भी दिक्कत है या फिर आप साँस लेना है तो एकदम चटाई जैसे कि एक सूखा पत्ता आप कर रहे हैं तो एकदम कर करके करेगा तो वो भी है, एक उसको क्रेप्स बोलते हैं। ठीक है ना? आप हर तरीके से आप पता कर सकते हैं। आपका अपना तरीका भी है और हमारा तरीका भी है, तो दोनों तरीके ऐसे हैं। तो ये हो गया, तो आपका नीला पड़ने लग जाएगा। और अगर आपके छाती में पानी है, तो अगर कम पानी है तो वैसे सुनाई नहीं देगा, लेकिन आपको एक्स-रे में मालूम चल जाएगा कि एक लेयर सीधी है, चाहे जो भी है, एक लेयर सीधी हो जाएगी या फिर आपका जो एंगल बनता है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? एक देखेंगे कि डायफ्राम की तरफ एक एंगल बनता है ऐसे करके, तो वो नीचे का एंगल खत्म हो जाता है पानी भरने से, एक्स-रे में। फिर आता है आपका साँस लेने में एक्सपल्टेशन में मैंने बता दिया है कि जब स्टेथो लगाएँगे तो क्या होगा। तो ये सब कारण हैं, मुख्य कारण। और कोई इसमें कुछ बता सकता है, जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा हो? हेलो? हेलो? आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो? सर सांस लेने में हाँ, बोलिए। सांस लेने में दिक्कत होगी इनहेल में। हाँ, तो मेनली साँस लेने में दिक्कत है। हाँ, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, वो याद कर रखा था मैंने। अगर आप ज़्यादा साँस लेने में दिक्कत है, आपको दिक्कत है, तो अगर मालूम करेंगे तो एक तरीके का मतलब कि ट्रेमर होता है। ट्रेमर का मतलब होता है हाथ काँपना। अगर आप जिसको सीओपीडी होता है ना, तो उसको ऐसे करके हाथ रखवाएँगे ना, तो उसका हाथ अपने आप ऐसे-ऐसे करके गिरेगा, जिसको सीओपीडी होता है। ठीक है ना? जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है ना? अब हम एक टॉपिक पे आते हैं जो आपने सर फिर उस से समय से बता दीजिए इसको, किसको? इसी को जो आपने बताया है कि सांस लेने में जो मतलब कि प्रॉब्लम। एक डिजीज़ होती है सीओपीडी। आपने अस्थमा भी सुना है, अस्थमा में आपको व्हीज़ मिलेगा, ठीक है ना? अस्थमा भी है, सीओपीडी भी है, तो साँस लेने में दिक्कत है। साँस लेने में दिक्कत है तो रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होगा और आपका मतलब कि आप स्कल्टेट करेंगे तो साँस छोड़ने में दिक्कत हो मतलब कि साँस छोड़ेंगे ना जब अस्थमा में, जब आप स्टेथो लगाएँगे पीठ के पीछे,
तब आपको सुनाई देगा कि मतलब कि छोड़ते समय सुनाई देता है अस्थमा में, उसको व्हीज बोलते हैं, ठीक है ना। और आपका जो मैं बता रहा था सीओपीडी एक केस है, तो सीओपीडी में क्या होगा कि जिसको सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होती है, जब आप उससे ऐसे करके कहेंगे कि हाथ सीधा करो, तो उसका हाथ अपने आप ऐसे ऐसे करके गिरेगा, ऐसे ऐसे करके। इसको फ्लैपिंग ट्रीमर बोलते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम आपका डिहाइड्रेशन पे, कि आपके तो शरीर सर में जो पानी की कमी। सीओपीडी होता है सर, जो हाँ सीओपीडी ये लंग्स में होता है, तो इसका यही हाँ सर हाँ लक्षण होता है कि सांस छोड़ने में दिक्कत होती है और हाथ अगर ऊपर करते हैं तो नीचे गिरने लगता है। हाँ हाँ, ये एक डायग्नोसिस बता रहा हूँ मैं कि आप ऐसे पहचान सकते हैं। जी सर। मैं ये नहीं कह रहा कि, हाँ ये मैं डायग्नोसिस बता रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे करके ये बीमारी का पहचान सकते हैं कि क्या है। अब आते हैं हम मेन जो टॉपिक है, अब मैं सबसे अच्छी तरीके डिहाइड्रेशन बताना चाहता था कि डिहाइड्रेशन पानी की कमी आप कैसे करके पता लगा सकते हैं कि पानी की कमी शरीर में कैसे कैसे है और क्या दिक्कत है। तो सबसे मतलब कि डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। अब पानी की कमी तीन तरीके से होती है, एक होती है नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन। तीन तरीके का डिहाइड्रेशन होता है। अब सबसे पहले हम आते हैं कि पानी की कमी हम कैसे पहचानेंगे कि शरीर में पानी की कमी हो रही है। तो कभी ज्यादा होती है तो कभी कम होती है, तो वैसे पहचान सकते हैं। अब आप सबसे पहले पहचानेंगे तो सबसे पहले आप उसका मुंह खुलवाइए। तो मुंह खुलवाएंगे तो मुंह खोलेगा तो उससे कहिएगा जीभ बाहर निकालो। तो जीभ बाहर निकालेंगे तो उसमें आपको देखेंगे कि एकदम सूखापन है। जैसे कि आपको ज्यादा प्यास लगती है तो आपको देखेंगे कि आपका मुंह सूखने लग जाता है। तो आप सबसे पहले आप ऐसे पहचानेंगे कि जैसे ही उसका जीभ बाहर निकालेंगे तो देखेंगे एकदम सूखा हुआ, उसमें न थूक भी नहीं है ना कुछ है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। फिर आते हैं आपका आँख पे। तो आँख भी आप देखेंगे तो एकदम उसकी सूखी-सूखी सी दिखाई देगी। फूल की ज्यादा का खुदा बोलनी। जी? हेलो? कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हेलो? ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? ये हो गया है। अब दूसरी चीज़ है कि अगर अगर आपको ज़्यादा डिहाइड्रेशन है, तब आप देखिएगा कि अगर आप चमड़ी को ऐसे करके उठाएँगे तो आप देखेंगे कि तुरंत चले जा रहा है अंदर, ठीक है ना? चाहे आप पेट की चमड़ी को उठा के देखेंगे तो तुरंत चले जाएगा। लेकिन अगर आपके शरीर में पानी की कमी है, तो शरीर में पानी की कमी है तो आप उसको उठाएँगे तो वो मतलब कि 3 सेकंड भी ले सकता है। मेनली हम 3 सेकंड मानते हैं कि 3 सेकंड में 3 सेकंड से नीचे होगा तो अभी आप में पानी है। लेकिन अगर 3 सेकंड से ज़्यादा अगर वो समय ले जा रहा है अपने नॉर्मल पोज़ीशन पे जाने के लिए, तो समझ लीजिए उसमें पानी की कमी है। फिर तीसरा है फिर एक चीज़ और है जो एकदम नॉर्मल है, वो है आपका यूरिन आउटपुट। जैसे ही आप यूरिन देखेंगे, तब आप पहचान जाएँगे कि मतलब कि पहले आप कितना पानी पीते थे, तो आप कितना यूरिन करते थे। ये आपको खुद मालूम होगा या फिर आप पेशेंट से पूछेंगे कि कितना आपका मतलब कि यूरिन आउटपुट है, कैसा मतलब कि पेशाब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कितनी देर में जा रहे हैं। तो अब मेनली आते हैं हम बच्चे पे। तो बच्चे पे मेन आप तो बड़े को तो आसानी से पहचान जाते हैं कि बड़ा जो होता है वो तो आपको बता देगा कि हाँ मैंने इतनी देर से पेशाब नहीं किया, मेरे शरीर में थकान है, मेरे शरीर में कुछ है, मेरे शरीर में कुछ है, वो तो बड़ा तो आसानी से बता देता है। लेकिन जो बच्चा बोल नहीं पाता है तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो मेन दिक्कत ये है। तो मेन आप जब उसको छू मतलब कि सबसे पहले तो आप उसकी जीभ देखेंगे, मुंह देखेंगे तो मुंह पे एकदम सूखा होगा, ठीक है ना। ये तो एक तरीका है कि आप कैसे-कैसे पहचानेंगे। फिर आँख देखेंगे तो आँख में से आँसू नहीं गिरेगा। 3 महीने तक के बच्चे को या 6 महीने तक के बच्चे को तो वैसे ही आँसू नहीं आता, लेकिन उसकी आँखें सूखी-सूखी दिखेगी। फिर तीसरा मैंने बताया कि उसको चमड़ी को उठा कर के देखेंगे। अगर 3 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है तो समझ लीजिए कि उसको कोई दिक्कत नहीं 3 सेकंड से कम लग रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसका एकदम धीरे-धीरे करके चमड़ा जा रहा है नीचे, तो समझ लीजिए कि उसमें पानी की कमी है। चौथी चीज़ बच्चे को तो बच्चा तो बोल नहीं रहा है, तो बच्चे की माँ जो है, सबसे पहले हम बच्चे की माँ से पूछेंगे कि इसने आखिरी बार पेशाब कब किया था, ठीक है ना? ये ज़रूर पूछना है कि सबसे पहले आखिरी बार बच्चे ने पेशाब कब किया था। क्योंकि माँ ही सबसे ज़्यादा बता सकती है कि बच्चा
का केयर माँ करती है या फिर जो भी उसका केयर टेकर है उसी से पूछना है। फिर आपका ये चमड़ा उठा के देख लिया, और सबसे आखिरी में जब उसको एकदम पानी की कमी हो जाएगी तो बच्चा सुस्त पड़ जाएगा, ठीक है ना? तब आप समझिए कि बच्चे में एकदम पानी की कमी है, इसको तुरंत पानी की आवश्यकता है। तो पानी आप कैसे भी चढ़ाते हैं, जो आप आईवी लाइन है। अब क्या होता है कि एक माँ होती है जो बार-बार कहती है कि मेरा बच्चा कम से कम दिन में 4-8 बार लैट्रिन कर रहा है, 10 बार मतलब कि पॉटी जा रहा है, चाहे जो भी है, इतनी बार चले गया, उतनी बार चले गए। तो सीधे आप बस ये पूछिए कि बच्चा दूध पी रहा है कि नहीं? अगर बच्चा दूध पी रहा है, तो उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। भले ही वो 10 बार करे, चाहे 20 बार करे, चाहे 50 बार टॉयलेट हाँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो हम बता रहे थे कि बच्चे को अगर आपको देखना है तो सबसे पहले तो टेस्ट कर लिए कि कैसे-कैसे आप पहचानेंगे क्या है, और बच्चे की माँ से पूछ लेंगे। बच्चे की माँ से पूछने के बाद फिर अगर बच्चा कितनी बार भी यूरिन करे, कितनी बार भी वो पॉटी करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बस आपको ये पूछना है कि बच्चा दूध पी रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर बच्चा दूध नहीं पिएगा तब समझ लीजिए कि उसमें दिक्कत है, और अगर बच्चा दूध पी रहा है, चाहे उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, बच्चा रो रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, अगर बच्चा दूध पी रहा है तो समझ लीजिए कि उसको कोई तकलीफ नहीं है, ये आप एक नोट करके रख लीजिए। ये हर किसी के लिए है, और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर ये चीज़ मालूम होगा किसी को, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं, बच्चे को लेकर के। और बताइए, और किसी को कुछ पूछना है? सर जैसे कोई यूरिन हेलो? पास आउट करता है तो उसकी यूरिन कभी-कभी जम जाती है। जम जाती है तो मैंने बताया ना कि जम जाने का कारण ही है प्रोटीन। अगर आपके यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है, हाँ, आपको एक किडनी का जो बता रहा था मैं भूल गया था। तो किडनी में अगर आप जाएँगे तो किडनी में आप देखेंगे कि झाग बन रहा है, मतलब कि आप जैसे ही पेशाब करेंगे, क्योंकि किडनी फ़िल्टर करता है पानी को। तो पानी जब निकलेगा शरीर में से तो आप देखेंगे कि उसमें से झाग निकल रहा है। जब आप टॉयलेट करेंगे तो उसमें देखेंगे कि झाग निकला। तो मेनली वो झाग जो है वो प्रोटीन के कारण बनता है। और बताइए? उसमें सर प्रोटीन ज़्यादा टूट के निकलता है, कारण यही होता है। हाँ, प्रोटीन एक सिंड्रोम होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें 3 ग्राम से ऊपर प्रोटीन निकलता है तो वो नेफ्रोटिक में आता है। और बताइए? नहीं सर, जैसे जो झाग आपने बताया कि झाग जैसे टॉयलेट अगर उसने जिसमें कर दिया, लैट्रिन सीट पे किया तो पता नहीं चलता, अगर ज़मीन पे किया तो झाग दिखता है। अच्छा, लेकिन हुँ, अगर हुँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि वो झाग जम जाता है, बिल्कुल जैसे चीनी जैसा जम जाता है, तो क्या वो प्रोटीन की चीनी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है? सफ़ेद हाँ, पेशाब प्रोटीन की निकलता मात्रा है। भी ज़्यादा हो सकती है, या फिर उसमें से आपका जैसे मालूम है कि जो आपको बताते हैं जैसे कि आप अ, एक स्टोन होता है, स्टोन जो बनता है वो किस कारण से बनता है? तो स्टोन जो बनता है वो आपके यूरिन में, अगर आपका जैसे ऑक्सलेट का मात्रा ज़्यादा हो गया, ट्राइफॉस्फेट का मात्रा ज़्यादा हो गया, या फिर नहीं, इसका यूरिक एसिड का मात्रा ज़्यादा हो गया, तो उसके कारण स्टोन बनता है। ठीक है ना? तो स्टोन बनता है, और मान लीजिए कि अभी स्टोन नहीं बन रहा है, वो यूरिन के थ्रू निकल रहा है, तो उसके कारण भी आपको ये देखने के लिए मिल सकता है कि जम रहा है। और बताइए? नहीं, पेशाब सफ़ेद होता है सर, सफ़ेद। पेशाब स जी, पेशाब सफ़ेद, थोड़ा ये मेरे को दूध इसके बारे में दूध ज़रा दूध जैसा मतलब व्हाइटनेस एकदम। दूध जैसा हो सकता है, तो हो सकता है कि किडनी में कोई इन्फेक्शन हो। लेकिन आपने सर ये ये बोला है दाँत तो मैं पता सर ये पता देखा ये करके गया दाँत है, अगली गिरने सर जैसे सर ये दूध दाँत जैसा गिरने का रोग भी हो सफ़ेद। सकता है। जी? जी? ये दाँत गिरने का रोग भी हो सकता है, दूध में सफेदी पड़ाता है तो। नहीं, नहीं, एक हमारे यहाँ बुजुर्ग था का बच्चा, वो कम से कम किस चीज़? 14-15 साल का बच्चा था और वो जब हाँ, हाँ। टॉयलेट करता था तो उसके दूध के समान सफ़ेद टॉयलेट निकलता था और उसके बाद वो जम जाता था सर। हाँ, तो म्यूकस होगा। उसमें हाँ, पस्टुल नहीं, ज़्यादा होता है ना। म्यूकस 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 होगा। तो हो सकता है, लेकिन उसमें हो सकता है कि उसमें इन्फेक्शन हो। इन्फेक्शन के कारण वो ऐसे निकल रहा था। या फिर हो सकता है कि कितने साल का बच्चा था?
14-15 साल का बच्चा था सर, अब वो यहाँ नहीं हाँ, रहता तो है। 14-15 साल के बच्चे में जब मैच्योरिटी आती है तो होता है कि उसके में कुछ जो सिक्रीशंस होते हैं वो भी निकलना शुरू हो जाते हैं, जो आप जानते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो निकालता है, तो उसके कारण है। मेनली अगर होगा तो पस के कारण हो सकता है कि किडनी में कोई तकलीफ है, या फिर उसके डॉक्टर ने उसको डायग्नोसिस किया होगा, तो थोड़ा सा आप मेरे को बता सकते हैं कि वो है क्या? सर मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन उससे जब पूछा गया था तो वो कह रहा था ये समस्या मुझको बहुत दिन से है और मैंने बहुत जगह दिखाया। वो बहुत दिन से बता रहा था कि जब वो ठीक है, आपने 50 आपने ये साल चीज का ही किया है रहा तो होगा। मेरे को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पता करके बता दूंगा। अगली क्लास जब भी लूंगा तो ये चीज मैं पता करके बताऊंगा। और बताइए, हाँ, और एक चीज और मैं आपको बता रहा था कि किडनी से रिलेटेड ये कराया है कि होता तो आप, ये समस्या थी सर। फर्स्ट टाइम सर हमने इस और चीज किडनी को से सुना था रिलेटेड एक चीज कि और दूध बता देता जैसा हूँ। और जम जाना। ठीक है, मैं आपको पता करके बता दूंगा। और दूसरा है कि आप जब किडनी से रिलेटेड रिपोर्ट देखेंगे तो मेनली आपका जो सॉल्ट का जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो रिपोर्ट में आप देखेंगे कि जो सॉल्ट्स हैं वो धीरे धीरे करके निकल रहे हैं, क्योंकि आपका जब डिहाइड्रेशन होता है, पानी जब शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, चाहे लूज मोशन के कारण या फिर आपका यूरिन ज्यादा पास होता है, जो कि आपका मैंने मैंने मेनली बताया टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के कारण होता है। वो टाइप 2 होता है जो चीनी का होता है, और जो पानी की बीमारी होती है जो वासुप्रेशन के कारण होती है वो टाइप 1 होता है। ठीक है ना, तो उसके कारण क्या होता है कि आपके शरीर में से कुछ सॉल्ट निकलने लग जाते हैं। तो मेनली ये किडनी से रिलेटेड है या फिर आपको हार्मोन से रिलेटेड है। तो किडनी से रिलेटेड जब होगा तो आपका मतलब कि सॉल्ट्स जो है वो आपका निकलना शुरू होगा। तो आप जब रिपोर्ट में भी देखेंगे तो ये पोटेशियम का मात्रा कम होने लग जाएगा, सोडियम का मात्रा कम होने लग जाएगा, क्लोराइड का मात्रा कम होने लग जाएगा। ये आप रिपोर्ट से पता कर सकते हैं कि रिपोर्ट में आपका क्या दिखा रहा है। अगर आपका पोटेशियम कम होने लग जाएगा तो ये समझ लीजिए कि धीरे धीरे करके आपको कंफ्यूजन महसूस होने लग जाएगा, आपको मतलब कि आप अनकॉन्शियस होने लग जाएंगे। ठीक है ना, और बताइए। सर सर ये पस हेलो, साल का मेन पोटेशियम कारण क्या होता है? सोडियम के कारण लोग किडनी अनकॉन्शियस जी बताते हैं एक एक सर। करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। सर पस सेल का मेन कारण किडनी का स्ट्रक्चर की वजह से होता है या किडनी फंक्शन की वजह देखिए से? किडनी का मेन जो अगर देखा जाए तो एक एक इन्फेक्शन होता है, एक जो आपके यूटीआई के थ्रू जाता है, यानी कि आपका इन्फेक्शन मतलब कि आपके यूटीआई का मतलब समझ रहे हैं कि आपका मतलब कि जो मेन जो मूत्र का रास्ता है उसके थ्रू आपका इन्फेक्शन जा रहा है, तो वो एक चीज है। और एक है आपका किडनी में जो स्टेफोरा मेनली जो कारण होता है वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो एक बैक्टीरिया है उसके कारण इन्फेक्शन का कारण बनता है। और बताइए, जितना आज मैंने बताया है उसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए आज। हेलो। नो सर, कोई दिक्कत। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी रही क्लास बंद कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा एक मरीज आ गया है, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है ना, तो सर अब जो बाकी आपको आपने सोनी इससे मैम, थाइलोकोकस बताया है, इसमें कौन सी दिक्कत सर आती है? यही है कि आपका इन्फेक्शन कराती है, तो इसमें भी आपका इन्फेक्शन इन्फेक्शन होता है तो आपको पस भी बन सकता है। मैंने वही तो कहा ना कि आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, अच्छा। इसी के कारण आपका पस बन रहा होगा, तो वो अब सफेद कलर का आ रहा है। अगर उसका जांच कराया जाता, अगर एलोपैथी में कि उसका कल्चर कराया जाता, तब आपको मालूम चलता कि किस इन्फेक्शन के कारण आ रहा है, तो इन्फेक्शन उधर से मालूम चलता है। ये अगर आपका वो व्हाइट व्हाइट आ रहा है तो उसमें है क्या। एक आपका यूरिन कल्चर होता है और एक आपका रूटीन माइक्रोस्कोपी होता है कि उसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, जी। इसीलिए आपको कल्चर कराना बहुत जरूरी था उस समय, कि अगर आप कल्चर करा के देखते तो उसमें इन्फेक्शन का मालूम चल जाता कि उसमें कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है ना, और बताइए। ओके सर, हफ्ते दिन में आप एक क्लास जरूर ले आ करो सर। एक पेशेंट है, ठीक है ना, थोड़ा ठीक है। हॉस्पिटल में सर था। आप बहुत बाकी अच्छा आपको सोनी मैम बताइए। पढ़ा देंगे। ठीक है, सोनी मैम आपको पढ़ा देंगे। हाँ हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। थैंक यू सर।